हेलो एंड वेलकम टू अनोन साइंस। तो आज स्टार्ट करेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये आपको पहले से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे साइन बने हुए मिलेंगे, कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कुछ लाइनिंग मिलेंगी। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने सारे लेक्चर्स जो पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, बट अफसोस की बात ये है कि बच्चों उनमें साउंड क्लियर नहीं थी, इसीलिए मैं ये सारे लेक्चर सिर्फ तुम्हारे लिए वापस से अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चों इनको ध्यान से देखना आप। एटम्स एंड मॉलिक्यूल है चैप्टर नंबर 3। तो देखो एटम एंड मॉलिक्यूल की इनकी जो स्टोरी है वो कहाँ से बिगिन हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया के अंदर महर्षि कणाद, इनको आप क्या बोल सकते हो कि महर्षि कणाद मतलब ये चीज़ों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रखते थे, चीज़ों को जानना चाहते थे। तो इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने ये बताया, ये एक मतलब सर्च चालू हुई कि मैटर के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। तो मैटर के बारे में लोगों ने ये जानना स्टार्ट किया कि मैटर आखिरकार और किस चीज़ों से मिलकर बना है, क्या होता है मैटर में, क्या है आखिर ये मैटर। तो मैटर से जानने से पहले मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, जब मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो इन्हीं टाइनी पार्टिकल को खोजते 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 महर्षि कणाद ने एक बात बोली कि यदि मैटर को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि जिसके बाद वो टूटेगा नहीं, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसी स्टेट जहाँ के बाद उसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, उस स्टेट को मैटर की वो बोला उन्होंने परमाणु। उसे क्या बोला, परमाणु बोला। उन्होंने बोला कि परमाणु एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद दूसरे जो फिलोसफर आए थे उनका नाम था पकुदा काटायामा। तो इन्होंने क्या बोला, ये इंडियन फिलोसफर थे, इन्होंने बोला कि जो परमाणु होते हैं ना, जो परमाणु किसने नाम दिया था, महर्षि कणाद ने। तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो नॉर्मली फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी ना किसी चीज़ के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि जैसे ऑक्सीजन देखा है ना आपने देखा है ऑक्सीजन देख लेते हो तुम, O2 की फॉर्म में रहता है ना हमेशा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यानी कि एक सिर्फ अकेला ऑक्सीजन ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी कि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया। यानी कि उन्होंने बताया, काटायामा जी ने क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है जी, ये बात हो गई। उसी के साथ साथ उसी टाइम पीरियड में दूसरे कंट्रीज़ में भी रिसर्च चालू थी। तो वहाँ पे रिसर्च चालू थी तो और रिसर्चर यानी कि रिसर्चर क्या बोले, इनको फिलोसफर बोलना ज़्यादा सही होगा क्योंकि इन्होंने प्रूव नहीं दिया था, बस इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट इन्होंने इनका प्रूव नहीं दिया था, ऐसा प्रूव करके नहीं बताया था कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, तो उसी के समकालीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलते हैं बेटा समकालीन। तो बट जो सेम टाइम पीरियड में जो फिलोसफर हुए थे ग्रीक में, ये थे डेमोक्रिटस एंड लिक्यूपस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी सेम बात बोली कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एक स्टेज आती है जिसके बाद उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। ये पार्टिकल लिखा है, पार्टिकल पार्टिकल ओ पार्टिकल तू है मेरा पार्टिकल, पार्टिकल लिखा है। ठीक है, ऑप्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। इन्होंने क्या बताया, फिर डेमोक्रिटस ने इनका नाम भी दे दिया कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं एटम। कौन से टर्म, एटम। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता। तो जिस चीज़ को इंडियन फिलोसफर ने क्या नाम दिया, महर्षि कणाद ने परमाणु, परम है जो अणु, परमाणु, उसको ही ग्रीक फिलोसफर ने नाम दिया एटम्स। कौन से टर्म्स, एटम्स। समझ गए। उसके बाद ये बात तो हो गई। अब तक जो बात हो रही थी ना, अब तक जो बातें चल रही थी वो थियोरेटिकल बातें थी, उनका कोई प्रूफ वगैरह नहीं था। प्रूफ वगैरह नहीं तो आगे जाके प्रूफ लाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, क्या एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन सबको प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट आए, एंटोनी एल लेवोजियर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, जो मॉडर्न केमिकल साइंस है ना उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और उन्होंने 2 लॉज दे डाले। ये लो फेंक के मारे 2 लॉज, क्या थे वो 2 लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो देखते हैं इनको क्या बोला इन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि फर्स्ट जो 74 में इन्होंने दिया, ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनमें इन्होंने क्या बताया कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन के दरमियान या कि केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिर केमिकल रिएक्शन होते टाइम देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते टाइम मास में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का भी इतना मास होगा। जैसे कि एक रिएक्शन में बता दूँ, एक रिएक्शन करते हो, इस रिएक्शन पे क्यों मरते हो, क्या होता है रिएक्शंस का, रिएक्शन की लगा दूँ ढेरी, मैं बारिश कर दूँ रिएक्शन की, जो कंजर्वेशन मास हो जाए मेरा। हाँ, थोड़ी राइमिंग नहीं बनी, क्या कर, हाँ ये राइमिंग नहीं होता है।
पास आए, रिएक्शन दिखाए। ठीक है, तो H2 और O2 ने मिलके बनाया H2O, ये तो ठीक है। तो जितना मास यहाँ रिएक्टेंट का होगा उतना ही किसका होगा, प्रोडक्ट का। किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होगा, जितना इधर है उतना इधर। ऐसे इसमें रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा उतना ही इसमें, यानी कि मास हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये दूसरा लॉ था। इन ये कब दिया था, 1779 ने। किसने, प्राउस्ट। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ये साइंटिस्ट का नाम था प्राउस्ट। ये दिया था लेवोजियन ने, दूसरा प्राउस्ट। इन्होंने बोला इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास। समझ रहे हो ये क्या बोल रहे हैं, कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी कि आप कहीं, जैसे कि H2O का एग्जांपल लें, अब कहीं से भी H2O लेके आ जाओ, H2O में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो इनका मास होगा 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 का 8, और इसमें होता है ऑक्सीजन का ये होता है 16। तो इनको जब फर्दर वो करोगे सिंप्लीफाई, 1:8 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1:8। तो अब आप वाटर कहीं से भी ले लो, आपने घर से टैप वाटर लिया, फ्रिज का पानी लिया, मटके का पानी लिया, बाल्टी का पानी लिया और शॉवर का पानी लिया, कहीं से भी पानी लेके आओगे बच्चों, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से पानी लिया तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कुछ और था, किसी दूसरी जगह से लिया तो कुछ दूसरा था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो तो कार्बन का होता है 12 और इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, 1 का 16 तो 2 का 32, तो ये 3:8 हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा CO2। समझ रहे हो। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इन 1808 डाल्टन रिप्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और जो डाल्टन साहब है ना, डाल्टन साहब, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आगे और भी दी, उनके बारे में अपन देखेंगे। इन्होंने हर चीज़ को जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करने की कोशिश करी, इसीलिए इनकी थ्योरी, क्योंकि अब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, इन्होंने जल्दी जल्दी में थ्योरी प्रेजेंट करने की कोशिश करी तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो गई इनसे। पर इन्होंने क्या बोल दिया, हाँ होगी गलती, मैं मानता हूँ, पर आज भी मैं केमिस्ट्री का बादशाह अपने आप को जानता हूँ। समझ रहे हो। तो 1808 डाल्टन रिप्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करती है। इट कम्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इनकी जो थ्योरी थी वो मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए फाउंडेशन साबित हुई। हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां भी निकली बच्चों, बट कमियां निकलेंगी। इन्होंने कोशिश तो एटलीस्ट सबसे पहले करी, तो सबसे पहले जो कोशिश करता है वो थोड़ी जल्दी में थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थ्योरी। इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रख दी थी एक तरह से। तो क्या थी इनकी एटॉमिक थ्योरी, उसको देखते हैं। देखो इनकी थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स यानी कि क्या थ्योरी थी, क्या इन्होंने दिए थे, थ्योरीज दी थी, वही पोस्टुलेट्स होंगे। वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी आर फॉलोइंग। तो इन्होंने जो थ्योरी थी ना उसके पोस्टुलेट्स ये थे। क्या था, नंबर 1, ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर, ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। दूसरा क्या है, एटम्स आर इंडिविजिबल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। आपसे कोई ये पूछे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट ये बताता है कि मास कंजर्व रहता है, तो आप सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट। क्या है ये, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम इंडिविजुअल है, जो कि अपन जानते हैं। किसने बताया था ये, ग्रीक फिलोसफर ने भी बताया था और इंडियन फिलोसफर ने भी इनको नाम दिया था परमाणु, और ग्रीक फिलोसफर ने नाम दिया था एटम। फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल है ये, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन का मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, मास कंजर्व रहता है। जितना इनिशियल मास होगा उतना ही फाइनल होगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पोस्टुलेट्स, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। इन्होंने क्या बोला, किसी भी एक एलिमेंट के मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट, देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट की बात हो रही है ना, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के कोई से भी एलिमेंट ले लो, उसमें ये बोल रहे हैं कि उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। हालांकि इसमें एक फ्लॉ था, वो बाद में समझ में आएगा आपको।
ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है वो, बट आगे पता चलेगा। बट अभी के लिए याद रखो कि डॉल्टन साहब ने ये बात बोली थी कि सेम एलिमेंट के लिए मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, और जबकि डिफरेंट एलिमेंट है जैसे एक क्लोरीन है एक फ्लोरीन है तो इनके मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट था एटम कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो जब भी एटम कंबाइंड होते हैं तो होल नंबर में कंबाइंड होते हैं, ऐसा है CO2। तो इसमें होल नंबर है ना, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, ऐसा नहीं है CO 1.5 ऐसा नहीं है, यानी कि ये होल नंबर में कंबाइंड होंगे, ये बात इन्होंने बोली। नेक्स्ट पोस्टुलेट था रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अब बताओ यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली चीज़ सेकंड नंबर पे और एक लास्ट वाली। क्यों? क्योंकि इससे तो प्रूव होता है क्या, सेकंड वाले से प्रूव होता है क्या, बताओ बताओ बताओ, मास कंजर्व रहता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ये बात प्रूव होती है। और लास्ट वाले से ये प्रूव होता है कि कंबाइंड जो होते हैं वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। जब सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोल रहे हैं लास्ट वाले में कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जैसे कि कोई कंपाउंड ले दिया CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, यही बताना चाह रहे हैं ना ये। तो ये बात तो अपन ने पहले भी देखी थी, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो बच्चे, तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी समझ में आई कि नहीं? वापस रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन तो बहुत जरूरी है अरे बच्चे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है कि सारे के सारे मैटर छोटे मोटे चार पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको बोलते हैं एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पोस्टुलेट कंप्लीट कि एटम्स होते हैं जो भी छोटे छोटे होते हैं, यानी कि सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनको एटम बोलते हैं। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, एटम इंडिविजुअल होते हैं, इनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास को। सेकंड पोस्टुलेट कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है। थर्ड क्या बोलता है, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम रहेंगे। फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट रहेंगे। ओके, एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम होते हैं वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइंड होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कि CO2 स्मॉल होल नंबर में कंबाइंड हो रहे हैं ना, 1:2 है ना, और इनका जो मास का रेशियो वो भी अपन ने अभी देख लिया था। तो ये इस होल नंबर में कंबाइंड होते हैं। लास्ट वाला क्या है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी दिए गए कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि ये क्या प्रूव करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ड्रॉबैक, अब देखते हैं ड्रॉबैक भी आ गए इनकी थ्योरी के। क्या था, एटम इंडिविजिबल, पहली बात ही प्रूव इनकी थोड़ी गलत निकल गई कि एटम डिविजिबल हैं। इनको फर्दर किस में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डॉल्टन ने जबकि बोला था कि एटम इंडिविजुअल हैं, अरे डॉल्टन सेड दैट एटम ऑफ एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। इट इज हाउएवर नॉट नाउ नो दैट एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास। जैसे कि इन्होंने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट रहेंगे उनके मास सेम रहेंगे, जबकि अपन जानते हैं कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, तीनों के मास अलग अलग है ना। जबकि ये सेम एलिमेंट है, कार्बन है ना तीनों जगह, तब भी इनके मास अलग अलग हैं। अरे बच्चे, तो इनकी ये बात भी प्रूफ नहीं हो पाई। इन्होंने बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं ना उनके मास डिफरेंट होते हैं, बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट है बट उनके मास सेम है, जैसे कि पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनके मास 40-40 हैं, जबकि दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, पोटेशियम है कैल्शियम है, एक पोटेशियम एक कैल्शियम है। तो ये बात भी इनकी थ्योरी गलत साबित हो गई। अब बात करते हैं एटम्स क्या होते हैं। एटम्स के बारे में तो आप जानती हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट डेट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो होते हैं एटम। एटम इतने स्मॉल होते हैं कि इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना भी बहुत टफ होता है। ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं कि इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना भी डिफिकल्ट होता है। इनको मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है वो होती है नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है ये 10⁻⁹ मीटर। तो अब देखो, डॉल्टन साहब ने पहले तो अपनी थ्योरी दे दी एटम की। अब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूँ आपको, ये भी मैं बताता हूँ। तो उन्होंने डॉल्टन साहब ने सिंबल दिए, डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल नहीं, सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स दिए कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। डाल्टन सिंबल, अच्छा इनके सिंबल जो थे ये रहे, देखो इन्होंने बोला हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे गोला बना के बिंदी लगा देना, उसमें एजोट को ऐसे बना देना, कार्बन को ऐसे करके उसको फिल कर देना, ऑक्सीजन है तो उसको खाली छोड़ देना, फॉस्फोरस को ऐसे रिप्रेजेंट, तो सल्फर ऐसे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। डॉक्टर साहब ने ये बताया। अब देखो ये कन्वीनियंट दिख रहा है क्या? जितनी देर में मैं जिंक लिख दूंगा बच्चों, उससे ज़्यादा देर तो इसको ऐसे लिखने में लग जाएगी। गोल्ड जितनी देर में लिख दूंगा उससे ज़्यादा तो इसको ऐसे करके ये बनाने में, ये बनाने में लग जाएगा टाइम, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है ना, कन्वीनियंट नहीं है ना बच्चे, ये कन्वीनियंट नहीं है। तो ये इनकी डिफ़िकल्टी थी कि जो डाल्टन के सिम्बॉल्स थे ना डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ थे, ड्रॉ करने में डिफरेंट, जितनी देर में मैं कोड लिख दूंगा उतनी देर में तो मैं इसको ड्रॉ भी नहीं कर पाऊँ, ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, डिफ़िकल्ट है और इनकन्वीनियंट है यूज़ करने में, इनकन्वीनियंट भी है ना। इससे अच्छा तो कोई गोल्ड ही बोल देगा, कोई गोल्ड ही लिख देगा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने से, लाइम ही बोल देगा इसको ऐसे जिग जग बनाने से, समझ रहे हो। तो ये इनकन्वीनियंट थे। तो इसके बाद आए वर्जिलियस, जे वर्जिलियस ने प्रपोज किए जो एलिमेंट के सिंबल जो कि आज की डेट में यूज किए जाते हैं, जो कि अपन यूज करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एलिमेंट को सिंबल देने के लिए उन्होंने बताया कि जो भी इनके नाम है, एक तो उनका फर्स्ट लेटर ले लो और एक उनका सेकंड लेटर ले लो, या फिर कई एलिमेंट्स में सिर्फ एक लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर लेने की ज़रूरत है तो फर्स्ट लेटर ले लो, या फिर ऐसा कर लो फर्स्ट और सेकंड नहीं तो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब फर्स्ट के फर्स्ट तो ले लिया, उसके अलावा और कोई सा भी एक लेटर ले लो, ऐसे करके इन्होंने बताया कि ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। और ये वाली बात सक्सेस भी हुई और यही अपन आज की डेट में यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया था, सिर्फ एच, हीलियम को एच और ई ले लिया है हीलियम से, ठीक है। लिथियम LI, नियॉन नियॉन, बेरिलियम नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, सब चीज़ है ना, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बता दिया। अब देखो आज की डेट में यदि आपको कोई नया सिंबल अपना भेजना है तो पहले IUPAC से अप्रूव कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी एलिमेंट का सिंबल अपने हिसाब से लिख दिया और वो चल रहा है मार्केट में, चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले IUPAC उसको अप्रूव करेगी और पूरे होल वर्ल्ड में वही सिंबल यूज होगा। जैसे कि आपने हीलियम का सिंबल, आपने नहीं पहले ऑलरेडी दे चुके हैं लोग, तो उन्होंने IUPAC से अप्रूव कराया था He हीलियम का। अब ये पूरे वर्ल्ड में He चलेगा क्योंकि IUPAC ने अप्रूव कर दिया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। अब देखो जब भी सिंबल लिखोगे ना तो उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए कैपिटल और सेकंड लेटर होना चाहिए स्मॉल। जैसे कि हीलियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, ऐसे मत लिख देना HE ही, ऐसे ही मत लिखना पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी लिख देना नहीं HE भी मतलब, समझ रहे हो, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, ऐसे एल्यूमिनियम फर्स्ट कैपिटल दूसरा जिंक। अब देखो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज हुए हैं HE, एल्यूमिनियम में फर्स्ट और सेकंड लेटर, जिंक में फर्स्ट और थर्ड लेटर, क्लोरीन में फर्स्ट और थर्ड CHLORIN होता है ना, तो फर्स्ट और थर्ड ऐसे। सोडियम में सोडियम का तो ऐसे होना चाहिए आपके हिसाब से, ना, कोई दूसरे भी चीज़ें होती हैं, मतलब इनका नाम नेटियम होता है, यानी कि दूसरे वर्ड में ग्रीक लैंग्वेज में दूसरे मतलब दूसरी लैंग्वेज में इनके नाम के हिसाब से भी कई के सिंबल, जैसे आयरन का Fe फेरम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड कैसे करेगा, देखो ये आपको कैसे याद रहेंगे, ये तो आपको बार बार यूज़ करते करते याद में आएंगे, ऐसे नहीं अलग से रटने बैठ जाओ इसको, समझ रहे हो ना बच्चों। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ मास ऑफ इतना ग्राम, ठीक है। ये 10⁻⁻24 है, 10⁻⁻24 है ये, 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम ये मास है हाइड्रोजन का, ठीक है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए रेफरेंस लिया जाता है। रेफरेंस एलिमेंट क्या है, कार्बन 12 रेफरेंस लिया जाता है। कार्बन 12 एटम हैज़ बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर। पहले इसको डिनोट किया जा सकता था AMU से, एटॉमिक मास यूनिट, जबकि इसको अब रिप्रेजेंट किया जा सकता है IUPAC के हिसाब से U से, सिर्फ U से, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो देखो एटॉमिक 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का कितना मास होता है, 12 AMU, 12 AMU। देखो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12 AMU, तो 1 AMU कितना हो गया, 1 AMU हुआ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, समझ रहे हो ना बच्चों। कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU, तो 1 AMU कितना हुआ, 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास जितना होगा, समझ रहे हो।
और कार्बन 12 के मास कितना होगा 12, तो 1 AMU यहाँ से आ गया ना, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 12 यानी कि 1 AMU प्रूव हो गया ना। समझ रहे हो। देखो ऑक्सीजन से पहले सॉरी कार्बन को स्टैंडर्ड लेने से पहले ऑक्सीजन को यूज किया गया था। पहले क्या होता था 1 AMU क्या होता है 1/16 ऑफ द 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, पहले ऐसे लिया गया था। बट बाद में उसको हटा के कार्बन ले लिया गया। पहले ऑक्सीजन क्यों लिया गया था, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेता है, अच्छी बात है, और ज़्यादातर एलिमेंट के जो मास आए थे ना ऑक्सीजन का यूज़ करने पे वो होल नंबर में आए थे, इसलिए इसको ऑक्सीजन को लिया गया था। बट बाद में इसको हटा दिया गया और कार्बन 12 को रेफरेंस ले लिया गया। और कार्बन 12 के हिसाब से 1 AMU क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। और इसके अलावा जो इतने भी एलिमेंट है उनका मास लिया जाता है किसके रेफरेंस में, कार्बन 12 के रेफरेंस में। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 34, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। ये सब एटॉमिक मास हो गए। एटॉमिक मास एक बार फिर देख लो, एटॉमिक मास क्या होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। समझ रहे हो। और मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है 12, तो ये हो गया 1/12 इंटू 12 इक्वल टू 1 AMU। हाउ डू एटम एग्जिस्ट। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, देखो बच्चों ज़्यादातर एटम है ना जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। केमिकल बॉन्ड बना के रहते हैं। वो कैसे बॉन्ड बना के रहते हैं, केमिकल बॉन्ड बना के, जैसे कि हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। कोई एलिमेंट होते हैं जो सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में भी वो मतलब रह सकते हैं, जैसे कि ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, ये सब सिंगल, इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। इनमें सिर्फ एक एटम है ना, जबकि ये डाई एटॉमिक हो गया कि उनमें दो दो एटम कंबाइंड हो रहे हैं। ट्राई एटॉमिक जैसे ओजोन, ये ट्राई एटॉमिक, इसमें 3 एटम है। H2O इसमें भी 3 एटम है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये भी ट्राई एटॉमिक। तो इनकी एटॉमिसिटी कितने वहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में उसको बोलते हैं एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी नहीं, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ फोर्स। तो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम को कंबाइन करने पे जो बनते हैं उनको मॉलिक्यूल बनते हैं, और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मॉलिक्यूल जैसे देख लो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कौन, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसको बोलते हैं, इसमें सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसमें दोनों क्या है, दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। ऐसे हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे बोलेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे H2O ना, इसमें हाइड्रोजन है, 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है ना। CO2 में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो डिफरेंट टाइप के यदि मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और सेम टाइप के एलिमेंट यदि कंबाइंड हो रहे होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। एटॉमिसिटी क्या होती है, मैंने अभी बताया था तुम्हें, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज एटॉमिसिटी। ओके। एटॉमिसिटी कैसे लिखी जाती है, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज सबस्क्रिप्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल। जैसे कि ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट लगा दोगे 2, तो ये ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन में ये इसकी एटॉमिसिटी हो गई, नाइट्रोजन में ये इसकी एटॉमिसिटी हो गई। ठीक है। तो ये इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, ओजोन की 3। समझ रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एटॉमिसिटी की बेस पे इनको किस टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, मोनो एटॉमिक जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट हो, डाई एटॉमिक जिसमें 2 हो, ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम्स हो, टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 हो। ऐसे करके आगे चलते जाएंगे, पेंटा, हेक्सा, ऐसे करके चलते जाएंगे। जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब नोबल गैसेज ये मोनो एटॉमिक की फॉर्म में पाई जाती हैं। समझो। डाई एटॉमिक जिसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के 2 है ना एलिमेंट, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये डाई एटॉमिक, क्लोरीन 2, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये ट्राई एटॉमिक में 3 प्रेजेंट हो, टेट्रा एटॉमिक यानी कि 4 हो, पॉली एटॉमिक मतलब 4 से ज़्यादा वाले को पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे सल्फर 8 है ना, 8 सल्फर है, कार्बन 60, ये 60 हो गए यहाँ पे, तो ये पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आएंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड,
पहले ये बताओ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं ना, अभी भी देखा था। जैसे H2O में क्या थे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट थे, हाइड्रोजन है 2 और एक ऑक्सीजन है। तो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है HCl। तो इसमें एक हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना 35.5। H2O में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 3, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं। NH3 में 4 एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी 4। CO2 में 3 एटम्स है, इसकी एटॉमिसिटी 3। समझ गए। अब देखो मॉलिक्यूल होते क्या है बच्चों, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनकी एक सबसे बेकार बात ये है कि ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ज़्यादा ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। अभी देखा था ना अपन ने, सिर्फ कौन से फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, जो नोबल गैस थी, वही हेने अर्कर जेरन, हेने अर्कर जेरन, हेने अर्कर जेरन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे एलिमेंट के फॉर्म, बाकी सब कंपाउंड की फॉर्म में मिल रहे थे। तो मॉलिक्यूल क्या होते, मॉलिक्यूल आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज नॉन एज मॉलिक्यूल। समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, तो ये O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, H2O की फॉर्म में, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन N2, तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। तो जो भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास तो देख लिया था अपन ने, क्या होता है, ये 1 AMU क्या होता है, ये समझ में आ गया था अपने को, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, यही होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कार्बन 12 के आइसोटॉप्स के 1/12 से वो मॉलिक्यूल कितना भारी है, उसी को बोलते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास। इसको देखते हैं अभी कि देखो, मॉलिक्यूलर मास यदि कैलकुलेट करना हो, H2O मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास ऐड कर दो। तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 तो इसका हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 + 2 18। फॉर्मूला मास यूनिट, अभी तो मॉलिक्यूलर मास देखा था, मॉलिक्यूलर मास किसका देखा था, H2O था, और भी जितने मॉलिक्यूल होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फॉर्मूला मास कुछ नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर मास को ही फॉर्मूला मास बोलते हैं। बट कब, जब आयन की फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो, यदि कंपाउंड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मॉलिक्यूलर मास को ही फॉर्मूला यूनिट मास बोल देते हैं, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे अभी H2O था, H2O तो किसमें, आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na+ और Cl-, यानी कि यदि वहाँ पे आयन की फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसी को मॉलिक्यूलर मास को ही एक तरह से बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, और कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, दिखावे का डिफरेंस है, समझ रहे हो। आयंस क्या होते हैं, एक तो होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो कैटायन क्या होता है, जो कि कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। कैटलीना का आना ज़िंदगी में कैसी बात है रे बच्चे, कैटलीना का आना कैसी बात है, पॉजिटिव बात है ना, इसीलिए कैटायन होता है पॉजिटिव, जबकि एनायन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीसीज होती है। एंड आयन कैसे फॉर्म होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से या फिर गेन से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से या फिर गेन से। दो टाइप के आयन होते हैं, सिंपल आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। दोज आयन विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयंस, जो कि सिंगल एटम्स के लिए फॉर्म हो रहा होगा वो सिंपल आयन हो जाएगा। सोडियम है सिर्फ, यहाँ पर सोडियम है ना, तो ये हो जाएगा सिंपल आयन। मैग्नीशियम यहाँ सिर्फ, तो ये सिंपल आयन। पॉलीएटॉमिक आयन वो होते हैं इसमें ग्रुप ऑफ एटम के पास ग्रुप ऑफ एटम हो और वो आयन बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड है ना OH, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है ना, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो इनका ग्रुप बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम की वजह से पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कि CO3 2- कार्बोनेट हो गया ना, तो ये ग्रुप है ना, एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, तो इनका ग्रुप बन रहा है, तो इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट सो
एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। सीधे याद रखो एक चीज़, सिंपल सी बात, एक कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? उसकी कंबाइंड होने की कितनी कैपेसिटी है। और ये कैसे डेवलप होती है? जितने एलिमेंट वो दे के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, यहाँ पे जितने एलिमेंट ले, जितना आयन लेके वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, उसी से वैलेंसी डिसाइड होती है। वैलेंसी को यूज़ किया जा सकता है किसके लिए? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जानने के लिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? इसको थोड़ा और समझाता हूँ मैं तुम्हें। वैलेंसी जानने के लिए, वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वैलेंसी, अभी ये इतना याद रखो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। तो जितना कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसी को इसको वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी जनरेट कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से। इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है। स्टेबिलिटी अचीव कब होती है? जब आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए यदि इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा, यदि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो नेगेटिव आयन बनेगा। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटायन। कैट लेना जिंदगी में आए तो कैसी बात है? पॉजिटिव बात है ना, तो इसीलिए कैटायन। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। नो 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 नो, एस टू ये तो अभी पढ़ लिया ना। बस सिर्फ इसमें ग्राम एटॉमिक मास में क्या करना है तुम्हें? जो अपना एटॉमिक मास था उसकी यूनिट थी यू, यानी कि यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट। बस इसको यू को हटा के ग्राम लगा दो, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। यू को हटा के ग्राम लगा दो उसको। अब देखो दूसरी चीज़, एक किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं? उनको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। एक मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का है, उसमें इतने पार्टिकल होते हैं। अब वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, हमेशा उसमें इतने ही पार्टिकल होंगे। इसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। 6.022 × 10⁻23 बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है दिस मच ऑफ पार्टिकल। ठीक है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास। गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास से निकालोगे आप मॉलिकुलर, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तो लग रहा है मुझे चैप्टर ख़त्म हो चुका है, पर बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं बताऊंगा। तो कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है जो बचे हुए, वो मैं क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे बता दूंगा बच्चों। ख्याल रखना तब तक अपना। थैंक यू सो मच इतनी धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। बाय बाय।